राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज डिजिटल प्रेस वार्ता कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए दिल्ली में वैक्सीनेशन तेजी से जारी है। साथ ही रोजाना 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जीटीबी अस्पताल के सामने 500 आईसीयू बेड कोविड-19 रोगियों के लिए चालू कर दिए गए हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खूब बढ़ाए हैं। कल ही जीटीबी हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईसीयू के बेड चालू किए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स की कमी नहीं है। दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरे ज़ोर शोर से चालू हो गया है। लोगों में खूब उत्साह है। मैंने खुद देखा है दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं कई स्कूलों में गया, लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं और अच्छे से अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मैं अपने स्कूल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जो वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। अभी हम 1.25 लाख डोज रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसको जल्दी हम रोज़ 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज केवल 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी, कितनी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पे बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। जब तक हर भारतीय को वैक्सीन नहीं लगती तब तक ये जंग जीती नहीं जा सकती। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूँ। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सीन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सीन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सीन लगनी चाहिए। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सभी भारतीयों को वैक्सीन लगा पाएंगे। आपको याद हो जब पहली लहर आई थी हमारे देश में पीपी किट की कितनी किल्लत थी, कितना संघर्ष करना पड़ता था पीपी किट लेने के लिए। सोचो अगर उस टाइम केवल 2 कंपनियों को पीपी किट बनाने का अधिकार होता तो क्या आज देश में पीपी किट मिलते? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज कई भारतीय कंपनियां पीपी किट बना रही हैं। इसलिए हम किसी और पे पीपी किट के लिए निर्भर नहीं हैं। भारत में बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां हैं। हमारे पास विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि यदि उन्हें अवसर दिया गया तो वे अपना भरपूर सहयोग देंगे। वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लाभ का एक अंश हम रॉयल्टी के रूप में उन दोनों कंपनियों को दे सकते हैं जिन्होंने मूल फॉर्मूले की खोज की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम अगली कोरोना की लहर के पहले भारत के हर नागरिक को सुरक्षा कवच प्रदान कर पाएंगे। मेरा केवल एक ही मकसद है कि किस तरह हम सब मिलकर
हर भारतीय को कोरोना से बचा पाएं। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता व नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूरी के मार्गदर्शन में कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के लिए सेवा ही संगठन संस्था के सहयोग से 500 लोगों के लिए भोजन वितरित किया गया। जो सेवा ही संगठन की व्यवस्था है, हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी और दिल्ली प्रदेश के संसदीय अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी, हमारे दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान रामवीर बिदूरी जी, हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान सिद्धार्थन जी के दिशा निर्देश में जो सेवा ही संगठन के तहत आज बाहरी दिल्ली जिले के संजय गांधी हॉस्पिटल में के बाहर जो हमने ये व्यवस्था की है, इसमें सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ और साथ में अपने विपक्ष के नेता श्रीमान रामवीर बिदूरी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जब इस कोरोना जैसी महामारी में केजरीवाल के मंत्री केवल आरामगाह घरों में बैठे हुए हैं, तो हमारे चाहे अध्यक्ष हों, चाहे हमारे विपक्ष के नेता हों, चाहे संगठन महामंत्री जी हों, वो लगातार बाहर आकर जनसेवा कर रहे हैं। आज हमने जो ये व्यवस्था संजय गांधी अस्पताल के बाहर की है, ये बाहरी दिल्ली जिले में एकमात्र सरकारी बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें हमारे बाहरी दिल्ली जिले के सभी पदाधिकारी, इसमें हमारे महामंत्री हैं, कैलाश जी हैं जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, दलबीर जी हैं, मेवाराम जी हैं और भी मंडलों के अध्यक्ष और पूरी सब व्यवस्था देख रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और ये दोपहर को और शाम को भी अभी 12 से 1:30 बजे तक रहेगा, शाम को 7 से 8:30 बजे तक रहेगा। प्रतिदिन का हमने 300-400 पैकेट, आज हमने 500 पैकेट की व्यवस्था की है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। साथ में फल भी और जो भी व्यवस्थाएं होंगी, हम लगातार जब तक हमारे प्रदेश नेतृत्व का आदेश रहेगा तब तक हम ये व्यवस्था करेंगे और ये व्यवस्था हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वतः स्फूर्ति से की जा रही है। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व के साथ अपने सभी जिले के और मंडल के कार्यकर्ताओं का, खासकर मंगोलपुरी सुल्तानपुरी के जो कार्यकर्ता भी यहाँ लगे हैं, उनको धन्यवाद करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार जनसेवा का कार्य कर रहे हैं, उसी तरीके से हम भी अपने बाहरी दिल्ली जिले में काढ़े का वितरण, मास्क का वितरण, सैनिटाइजर करवाना, सैनिटाइजर का वितरण और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था, और जैसी आवश्यकता बढ़ती जाएगी हम भोजन के पैकेट बढ़ाते जाएंगे। संजय गांधी हॉस्पिटल के सामने हैं हम मंगोलपुरी के अंदर भोजन सेवा का जो है प्रोग्राम जो है ये मतलब जो है संक्रमित लोगों के लिए जो है उनको लिए जो है वितरण कर रहे हैं। हमारे बीच राम सिंह बिदूरी जी, आइए जानते हैं उनसे पूरा डिटेल। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के प्रेरणा से दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी अस्पतालों के बाहर बीमारदारों के लिए या जो लोग अस्पताल में दाखिल हैं उनके परिवारों के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आज संजय गांधी हॉस्पिटल के बाहर बाहरी दिल्ली जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री शुक्ला जी और उनकी टीम ने भोजन की व्यवस्था की है। लगभग 512 उन लोगों को जिनके परिवार के लोग अस्पताल में दाखिल हैं, उनको आज पका पकाया भोजन, उसमें सब्जी भी है, चपाती है, पीने का पानी है, फल है, जूस है, इस सभी की व्यवस्था की गई है। इस शानदार व्यवस्था के लिए मैं जिला के सम्मानित अध्यक्ष श्री शुक्ला को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये कार्यक्रम पूरी दिल्ली भर में, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में तब तक जारी रहेगा जब तक कोरोना महामारी पर काबू नहीं पा लिया जाता है। तो वहीं उत्तरी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस ने भी आज सेवा ही संगठन संस्था के सहयोग से कोरोना मरीजों के लिए लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और स्ट्रीम मशीनें वितरित की।
मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद हंसराज हंस ने जिन मरीजों की कोरोना के कारण जाने गई उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सबसे पहले तो उन लोगों को हौसला देना चाहिए, वो हमारे अपने हैं जिनके घरों के चिराग बुझ गए हैं, तो जिनके जी चले गए वो वापस नहीं आएंगे। बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत सख्त समय से हम गुजर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड इस लेवल का ये कोरोना फैल जाएगा और ये हो जाएगा, पता नहीं था किसी को। हौसले से लेके कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए, कुछ ऑक्सीमीटर, कुछ मास्क, जो भी जानी आप कर सकते हैं करना चाहिए। इस वक्त तो यही फ़र्ज़ बनता है कि जितना हम मदद कर सकें कर, बाद में देख लेंगे, सियासत बाद में देख लेंगे। अभी तो एक दूसरे के दुख दर्द में और जिन जो जिंदा हैं उनको बचाने के लिए, तो मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। आपको पता है ये किसी को नहीं बख्श रहा। इस वजह से ये चीज़ें छोड़ के, ये सोच ही छोड़ के सिर्फ सेवा की ओर। मेरा खाने पीने का सामान है, ऑक्सीमीटर है, मास्क है, सैनिटाइज़र है। हम तो डे 1 से टीमें बनी हुई है, हमारी लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। मेरा तो वैसे फ़र्ज़ ही बनता है, हम सबका फ़र्ज़ बनता है जिनको लोगों ने चुना है। तो किसी पे एहसान नहीं है, मेरे अपने हैं। हम सब पहले दिल्ली के लिए प्रे करो, फिर हिंदुस्तान के, भारत के लिए करो, फिर पूरी दुनिया के लिए प्रे करो, ताकि इंसानियत बची रहे, इंसान बचा रहे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ है। कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूरी ने प्रधानमंत्री मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सेवा ही संगठन मंत्र को सार्थक करते हुए दक्षिणी संसदीय क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से 125 बेड का मोदी कोविड केयर सेंटर शुरू किया। इन कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की भी व्यवस्था की गई है। इन 125 बेड में से तुगलकाबाद में 50, महिपालपुर में 50 और संगम विहार में 25 बेड की व्यवस्था की गई है, जिनका ऑक्सीजन लेवल 86 से 94 के बीच है। ऐसे कोरोना संक्रमित मरीजों को यहां भोजन, दवाई और इलाज की निःशुल्क व्यवस्था है। इस दौरान रमेश बिधूरी ने केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों की मौत अस्पतालों में अव्यवस्था के चलते हुई है, उसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है और कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका आग्रह था 25 तारीख को वर्चुअल मीटिंग में नड्डा जी ने कहा था कि सेवा ही संगठन, दीनदयाल जी इस संगठन को जब इसका गठन हुआ था, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय के रूप में हम लोग सेवा भाव से काम करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सेवा ही संगठन के रूप में साउथ दिल्ली के अंदर ये 125 बेड के 3 जगह, 50 तुगलकाबाद में श्री मंदिर प्राचीन प्रांगण में, 50 महिपालपुर पुल के पास मैन पार्क प्राइमरी स्कूल के अंदर, 25 बेड का महाराजा सूरजमल जाट धर्मशाला संगम विहार जी ब्लॉक में हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज एमसीडी कमिश्नर और हमारे यहाँ का साउथ ईस्ट का डीएम, उनके सहयोग के कारण से मैं उनको दोनों को धन्यवाद दे दूंगा। एमसीडी के डॉक्टर यहाँ पर राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहेंगे। मेडिसिन, फूड, बेड, बिस्तर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये फैसिलिटी सारी भारतीय जनता पार्टी के ही 3 कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग में 18 तारीख को सिसोदिया साहब गए थे, कहा था 2 दिन में हम ये आइसोलेशन सेंटर प्रारंभ कर देंगे। 28 तारीख को जाकर 10 दिन में वो तब प्रारंभ हुआ जब गृह मंत्री जी को इंटरफेरेंस करना पड़ा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जाना पड़ा, दिल्ली में हाहाकार थी। ये 125 बेड का सेंटर हम लोगों ने 5 दिन में भारतीय जनता पार्टी की 3 कार्यकर्ताओं ने तैयार की है। मेरे पास एक क्लिप है इसकी, मैंने फेसबुक पे डाला था ये ट्यूसडे को। सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई थी और 5 दिन के अंदर ये मैंने अपने मेरे ट्विटर हैंडल पे है, कार्यकर्ताओं को शाम को बुलाया था और आज 5वें दिन ये तैयार करके तैयार हो गई। अब ये स्पष्ट है कि केजरीवाल फेलियर रहा है 65,000 करोड़ के फंड के बावजूद। आज दिल्ली में अगर हाहाकार बंद हो गई है तो लोगों को बेड मिल गया आइसोलेशन के लिए, चाहे वो निरंकारी भवन में, राधा स्वामी में, चाहे सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पर आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। उस टाइम घबराहट में लोगों में पैनिक फैल गया था। तो दिल्ली में जो लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उसका केजरीवाल को मैं दोषी मानता हूं और निश्चित रूप से शोमोटो अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए। ये साउथ दिल्ली लोकसभा के अंदर 3 जगह पर है, तुगलकाबाद में 50 बेड, वहीं कानपुर में 50 बेड, प्राइमरी स्कूल के अंदर मेन रोड पर 25 बेडों का संविधान भीमराव गली नंबर 9 में व्यवस्था की गई है। जैसे नड्डा साहब ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था सेवा ही संगठन है, हमारी पद्धति रही है, तो हम उसके लिए स्वयं आगे आए और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में हमारे में मिलकर ये प्रयास किया। मंगलवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल के दामों में 27 पैसे और डीजल के दामों में 30 पैसों की बढ़ोतरी की है। चुनाव बीते ही नहीं कि 6 दिनों में पेट्रोल की कीमतें 1.42 रुपए और डीजल 1.63 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। 2 मई को चुनाव नतीजे खत्म होने के बाद से अब तक कुल 6 बार रिटेल फ्यूल महंगा हो चुका है, यानी 9 दिनों में से 6 दिन कीमतें बढ़ाई गई हैं। इस बदलाव के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91.80 रुपए प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल 82.36 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और देश में पेट्रोल डीजल की दौड़ती कीमतों पर राष्ट्र प्रथम की टीम ने लोगों से बात की। गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए ना कि कोविड इस टाइम पे इतना ज़्यादा फैल रहा है, लोग घर में बैठे हुए हैं, लोगों के पास जो है कमाने के लिए साधन नहीं है। पिछले 1 साल से उनका सारा कारोबार, सब काम सबका ठप हो गया है। कितनी एमएनसीज और प्राइवेट कंपनी तो बंद हो गई है या फिर उन्होंने अपने स्टाफ को निकाल दिया है और फिर भी पेट्रोल के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट नॉर्मल लोगों को सपोर्ट करने की बजाय और उनसे लूट रही है पैसा। इतने दिन हो गए दिल्ली को सर्वाइव करते हुए, ना तो बेड है ना ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं है, मरीज मर रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। वो बंगाल के चुनाव में बिजी थी। क्योंकि सरकार को क्या कहना चाहिए, सरकार को खुद दिखना चाहिए। आज कोरोना की मार मारी है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, तुम पेट्रोल बढ़ा रहे हो। 2 महीने पहले पेट्रोल क्यों नहीं बढ़ाए? बंगाल के इलेक्शन थे इसलिए। आज क्या जरूरत है? जहाँ 2 महीने वेट कर सकते हो, 2 महीने और वेट कर लो ना, कोरोना तो निकलने दो कम से कम। लोगों की प्रॉब्लम समझने के लिए सरकार होती है, ना कि अपनी शान शौकत के लिए। अब 20,000 करोड़ का संसद का क्यों बना रहे हैं? ऐसी निखत सरकार 70 साल में कभी नहीं देखी। $140 के हिसाब से भी जो था 60 रुपये का लगभग पेट्रोल था, अब 90 रुपये है और $40 बैरल है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से बहुत महंगा तेल है, कम होना चाहिए रेट। सर एक बात बताइए, ठीक है केंद्र सरकार जो है ना इसके दाम बढ़ा रही है, लेकिन इसमें 50% जो है ना टैक्स जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। अगर रेट कम करना चाहते हो, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको रेट को कम कर सकती है। आपको मालूम है CGST और इन चीज़ों में क्या फ़र्क होता है, सेंट्रलाइज टैक्स में क्या फ़र्क होता है? जो टैक्स लगता है ना, कुछ हिस्सा सेंटर को जाता है, कुछ हिस्सा स्टेट को जाता है। तो स्टेट अगर चाहे तो दाम को कम कर सकती है। और चीज़ों के भी रेट अगर आप पूछेंगे तो सरसों का तेल आप देख लीजिए कितना महंगा हो गया, और चीज़ें कितनी महंगी हो गई, प्याज भी महंगे पड़े, फ्रूट सारा महंगा हुआ पड़ा है। मेरा ये कहना है, तो सारा कोविड का टाइम चल रहा है, लोग कोई फील्ड वाले वर्क है जो वो कैसे वर्क कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, उनको तो डेली का जहाँ पहले 250 का डलता होगा अब तो 450 350 का पेट्रोल डल रहा है। और डेली का इतना ही पेट्रोल आ रहा है। 91 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है। अब पहले 100 रुपये में 120 रुपये में 2 लीटर पेट्रोल आया था। तो मेरी सरकार से यही है कि पेट्रोल का थोड़ा देखे और महंगाई थोड़ी कम करे। कोविड तो वैसे ही चल रहा है, पब्लिक महामारी से मर रही है और आप रेट पे रेट दिन बाय दिन पर डे बढ़ाएगा। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसे डीजल बढ़ाओगे तो कहाँ तक, पेट्रोल डीजल बढ़ाओगे कहाँ तक चल पाएंगे? अगर पब्लिक कहाँ तक चलेगी? उनको भी कुछ राशन चाहिए, पानी चाहिए, कहाँ तक चलेंगे? जहाँ ज़्यादा जैसे अब लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या करेंगे आदमी? भूखा तो वैसे ही मर रहा है। लेकिन ये है कि रोज़ कभी 15 पैसे बढ़ा रहे हैं, कभी 23 पैसे बढ़ा रहे हैं, कभी 30 के 26 पैसे बढ़ा रहे हैं, आज फिर 30 पैसे बढ़ा दिया है। कहाँ 100 रुपये का 1.5 पौने 2 लीटर आ जाता था, और अब एक
100 रुपये का 1 लीटर 8 पॉइंट आता है। एक तो वैसे ही सबने बंद कर दिया घरों में कि भैया बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो। आदमी जाएगा कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा। अगर काम चलता है तो पेट्रोल को कोई दुख नहीं होता है, अगर काम ही नहीं होगा तो क्या डलवाएगा पेट्रोल। जी मैं तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि जी आप हालात देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कोरोना से। लोगों की जो आमदनी है वो इतनी कम है और पेट्रोल के दाम तुम बढ़ाए जा रहे हो। तो मैं उनसे अर्ज करता हूँ कि प्लीज़ गवर्नमेंट जो है सेंट्रल हमारी, जो पेट्रोल के दाम है वो कम कीजिए। और आगे आपको पता है कि जो फैमिलीज़ है वो कितना जूझ रही है प्रॉब्लम से, कोरोना की, फीवर हो गया, कितना कुछ हो रहा है और कितनी डेथ वगैरह हो रही हैं। तो इस वजह से मैं इसके माध्यम से मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ जो पेट्रोल के दाम है वो कम कीजिए ताकि हमको कुछ तो सहूलत हो। वैसे तो सेंटर ने कुछ करा नहीं है, जो केजरीवाल सरकार है वही करती आ रही है। दिल्ली में कोरोना के बचाव के लिए सरकार कड़े इंतजाम कर रही है। दिल्ली सरकार द्वारा लॉकडाउन भी जारी है ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। लेकिन लॉकडाउन के चलते रोज कमाकर खाने वालों के लिए गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। राष्ट्र प्रथम की टीम ने लॉकडाउन को लेकर लोगों से बात की। बहुत अंतर है सर, माल महंगे हैं, बीमारी लगी हुई है, लोग बाहर नहीं निकल रहा है, फ्रूट वगैरह बहुत कम बिक रहा है, कोई ले नहीं पा रहा है। बीमारी चक्कर में दूर से 2 गज दूर से दूरी में माल ले पा रहा बंदे। पहले में महंगाई में बहुत कम है। सरकार से ये कहना चाहते हैं लॉकडाउन खुल जाए, बीमारी दूर हो जाए, ये कहना चाहते हैं काम लोगों को सही हो जाए, मार्केट वगैरह खुल जाए थोड़ी बहुत, तो काम सही हो जाए थोड़ा बहुत। हाँ जी, रेडी लगाते हैं। पहले जूस की लगाते थे जी, जूस की बंद हो गई, तब से वैसे मौसमी अनानास यही बेच लेते हैं जी। अब तो रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है सर। ये तो है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, न दूध के पैसे न किसी चीज़ के पैसे, बाहर निकलो पुलिस डंडा मारती है, घर में रहो तो रोटी कहाँ से खाओ, मकान मालिक को किराया चाहिए। हमारी सरकारें हैं, लॉकडाउन तो लगा दिया लेकिन ये नहीं सोचा गरीब आदमी खाएगा कहाँ से, जिएगा कहाँ से, किराया कहाँ से भरेगा। अब सरकार से यही चाहते हैं सर कि रेडी पटरी वालों के लिए क्या कर रही है, वो कैसे उनका गुजारा चलेगा, कैसे जीवन चलेगा, ये तो सरकार को ही सोचनी चाहिए। मतलब कि पहले बीमारी का असर थोड़ा कम था, अब वायरस का रूप भी चेंज हो गया जिसमें से लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं और प्लस मार्केट भी काफ़ी कम हो गई है और प्लस पीछे से भी रेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा वो हो गए हैं। मतलब कि मार्केट मतलब काफ़ी डाउन हो गई है, मतलब कस्टमर नहीं है इतना, क्योंकि लोग एक तो डरे पड़े हैं, प्लस लोगों का बजट जो है वो पूरी तरह से हिल चुका है। बच्चों का पेट भरना है इसलिए रेडी लगा रहे हैं। थोड़ा जैसे या मांगने से अच्छा ही है रेडी लगाना। 4-4 दिन में माल बिकता है, एक दिन में नहीं बिकता। वो माल इतना महंगा आ रहा है मंडी से भी, गाहक लेने वाला आता नहीं। 4-4 दिन में ऐसे बैठे रहते हैं, 4-4 दिन में एक बार बिकता है बस। सर बहुत फर्क है, पिछले लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ही चल रहा था कमाई, इस लॉकडाउन में तो कमाई ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये घर की परिस्थिति से ये हम अपने रेडी लगा रहे हैं। समस्या ही समस्या है, समस्या खत्म होने। सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये कुछ हमारे लिए भी सोचे, रेडी वालों के लिए। अब माल पहले माल सारा बिक जाता था, अब थोड़ा माल जो है बच के जा रहा है रोज। ग्राहक बाहर निकलता नहीं है, गलियों में जाते हैं तो कोई लेता नहीं जल्दी। बहुत लोग बेचारे दुकानें, सब लोगों की मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं। मार्केटें चलेंगी आगे, लोगों काम चलेगा भी तो हमारा चलेगा काम। मेरा नाम प्रेम है। कोरोना एक भयंकर बीमारी है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन पब्लिक गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रही है। पब्लिक सिर्फ अपने मतलब के लिए बाहर घूमती है, वे कोई काम नहीं होता, बाहर निकलती है। लेकिन कोरोना को उन्होंने मजाक में ले लिया है। सिर्फ थोड़े से पैसे कमाने के लिए दुकानों पे बाहर बैठ के बिजनेस करते हैं और क्या कहते थोड़े से पैसे लालच के लिए अपनी जान दांव पे लगाते हैं। लेकिन ये बहुत गंदी बात है। लेकिन कोरोना में से बचना है तो अपने घर में रहिए, नहीं तो कोरोना की चपेट में कोई आ गया तो फिर रोओगे और चिल्लाने से कुछ नहीं बनेगा। संभल जाओ, संभलने का मौका है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। देश के तकरीबन सभी राज्यों में कोरोना संकट मंडरा रहा है और कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन जारी है। लेकिन लॉकडाउन के चलते गरीबों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो कोरोना से अपनी जान कैसे बचाई जाए और दूसरा लॉकडाउन के चलते बंद रोजगारों में अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पाला जाए।
तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आकर अपने सामानों की बिक्री करने वाले लोगों का भी बुरा हाल है। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मीर झा की इस रिपोर्ट में। ये रामेश्वर जी हैं और शामली से आते हैं और घोड़ी पर गुड़ बेचने का कारोबार करते हैं। आज उनसे इस कोरोना काल में मुलाकात हुई और इस घोड़े को आप देखें कितना सुंदर है और यह इनका रोजी रोटी भी चला रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? जोर से। रामेश्वर। तो रामेश्वर जी, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, कितने दिनों से फंसे हैं दिल्ली में? 5-6 दिन हुए। कैसा स्थिति है? आप क्या बेचते हैं? गुड़। तो कैसा बिक्री है और माहौल कैसा दिख रहा है? कोरोना तो बहुत बढ़ चुका है ना। ज्यादा तंगी में है, दुखी है ज्यादा। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार भी ढीला ही है, बहुत कम है। कैसा आपको कैसा लग रहा है? कोरोना कितना बढ़ चुका है? जंगे को देखे जी, कोरोना ही कोरोना हो रहा। तो लोग कम निकल रहे हैं, कम सामान खरीद रहे हैं। बहुत कम खरीद रहे हैं। और ये घोड़े को कितना खाना खिलाना पड़ता है रोज? तो घोड़े को 2.5 किलो चना खिलाते हैं और खुद भी अपना दिहाड़ी निकालने की कोशिश में रहते हैं। इस प्रकार इनके समक्ष भी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस लॉकडाउन में फंसे थे और ये गुड़ बेचने का काम करते हैं। इनकी भी बिक्री ठीक ठाक नहीं हो रही है। बहुत ही दुखद स्थिति है। कोरोना का कहर महानगर दिल्ली शहर पे भारी पड़ रहा है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बिहार के जिले बक्सर में लोग 35 से 40 लाशों को गंगा में बहते हुए देखकर अचंभित रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें या क्या ना करें। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में खलबली मच गई। प्रशासन भी इस खबर को सुनकर सकते में आ गया। आपको बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे चौसा शहर के गंगा तट पर गंगा नदी में तैरती लाशें लोगों द्वारा देखी गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने इन लाशों को देखकर अनुमान लगाया कि सभी की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई होगी और उनके परिजनों ने लाश को गंगा में बहा दिया होगा। इन लाशों के मिलने से आसपास के लोगों में भय और डर का माहौल बना हुआ है। ये जानकारी मिल रही है कि बक्सर के जिला अधिकारी अमन सरीन ने बक्सर के अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को इसकी जांच करने के लिए भेजा था, जिन्होंने जांच के बाद बताया कि सभी लाश 3 से 4 दिन पुरानी है। इससे स्पष्ट होता है कि लाशें बक्सर जिले की नहीं है। जांच कर लौटे अनुमंडल पदाधिकारी के उपाध्याय ने ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर बताया कि सभी लाशें सीमावर्ती राज्य से गंगा नदी में बहकर आई थी। उन्होंने आगे बताया कि सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों से संपर्क कर बातचीत की गई है और भविष्य में इसे रोकने के लिए चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उनका कहना है कि आगे से नौका द्वारा क्षेत्र में गश्त की जाएगी। जिला अधिकारी के हवाले से बताया गया कि सभी लाशों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लाशों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से सरकारी खर्चे पर किया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बिहार सरकार, कहीं ना कहीं उनके कर्तव्य में ढिलाई तो अवश्य हुई है। बिहार से संवाददाता जेपी श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख की बड़ी मुश्किलें, प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया धन शोधन का मामला। समाजवादी पार्टी के विधायकों और नेताओं ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन, मामला दर्ज। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा अस्पताल हर 2 घंटे में बिस्तरों की स्थिति की जानकारी दे। केरल की वामपंथी नेता KR गौरीअम्मा का निधन, 102 वर्ष की उम्र मिली अंतिम सांस। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल से लापता हुए 23 मरीजों का पता लगाया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण से बिगड़ती स्थिति के कारण कश्मीर में ट्रेन सेवाएं 6 दिन के लिए निलंबित। दिल्ली में रेमडेसिविर टीका दिलाने की आड़ में ठगी करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में 120 बिस्तरों वाला कोविड उपचार केंद्र समर्पित किया। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 450 अंक टूटकर 49,5800 पर खुला। बुद्ध पूर्णिमा के दिन अनुराधा नक्षत्र में लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर हम आज आपसे विदा लेते हैं।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम